इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो जर्मनी की थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव। आई वुड से मेरा जो है वो मुझे याद पड़ता है कि 28-30 डेज में वीजा आ गया था। जर्मनी में सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो आता है ना वो ये है आपका ब्लॉक काउंट। जीपीए को एक फैक्टर तो होता है लेकिन सिर्फ द ओनली फैक्टर नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो जर्मन गवर्नमेंट की फंडिंग भी आती है प्रोजेक्ट के लिए और जो कंपनी है उनकी फंडिंग भी आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र ज़ानुल्लाह और आप देख रहे हैं MHR द एडवेंचर। अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, आपने बताया अपनी जॉब वगैरह के हवाले से ना, तो जैसे हमारा जो है फोर्थ ईयर आता है तो उसके अंदर जो है वो जॉब हंटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज वगैरह आ रही होती हैं, तो उसी वक्त से इंटरव्यूज़ और फिर FIP और मतलब बहुत सारी चीज़ें उस वक्त स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो कैसा रहा, मतलब उस ज़माने में जॉब हंटिंग का प्रोसेस? इनिशियली मुझे आइडिया था कि मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की साइड जाना है, तो मैंने जो है ना वो सेकंड ईयर से अपने जो है इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। और मेरी इस तरह से थी कि मेरी जो है तकरीबन 3 साल इंटर्नशिप चली है। उसमें होता ये था कि ना मैं 5 डेज अ वीक जो है वो यूनिवर्सिटी में जाता था और सैटरडे संडे जो है ना इंटर्नशिप पे जाता था। तो यहाँ पे ये सब पूरा जो है चौरंगी है, वहाँ पे एक रिमझिम टावर्स के नाम से है एक हम्म। बिल्डिंग। तो मैंने तकरीबन 3 साल, 3.5 साल अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो है ना वो वहाँ पे इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप तो उसमें मुझे तकरीबन कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो बेसिक काम जो होता है वो सारा जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर काम होता है वो आ गया था, क्योंकि मेरा इनिशियली सही। ये था कि कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना। और जब मैं वहाँ से मतलब बैचलर खत्म किया तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर भी की कि आप जो है ना हमें परमानेंटली ज्वाइन कर लें। लेकिन उसके बाद जो है ना मेरा माइंड थोड़ा शिफ्ट हुआ। मैंने सोचा कि क्यों ना अभी बैचलर्स है तो अभी टाइम है मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी थी, तो मैंने बोला क्यों ना CSS की तरफ शिफ्ट किया है। तो हुआ ये कि ना मैंने फिर जो है ना एक कंसल्टेंसी ज्वाइन की, उस्मानी कंसल्टेंसी, जो कि एक 9 to 5 स्टेबल जॉब थी। और उसके साथ जो है ना मैं CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से जो है ना मेरी जो है ना इंटर्नशिप तो थी मेरी, और जॉब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा मेरे ख्याल में दूसरा दूसरा इंटरव्यू होगा खुमानी में, तो मुझे जॉब ऑफर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि भाई आपने अपने आप को स्टैंड अलोन करना है फ्रॉम द क्राउड। उसके लिए आप बहुत सारी डिफरेंट CV आप अपनी डेवलप करें अच्छी। उसके बाद जो है वो आपने इंटरव्यू में जो है वो चौक नहीं करना और कॉन्फिडेंटली जवाब देना है चीजों का। उनको जो इंटरव्यू होते हैं उनको जनरली पता होता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है तो इसको फील्ड की इतनी नो हाउ नहीं होगी, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन एक वो देखते हैं कि एक सोच होनी चाहिए प्रोग्रेस करने की और एडवांस करने की, और वो आपको हायर कर लेते हैं और जो आपने CV पे लिखा है उसको आपको डिफेंड करना होता है। बेसिकली ये होता है। तो इंटरव्यू का मेरा प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मेरे कुछ कुलीग्स थे यूनिवर्सिटी में जिनकी जॉब्स थोड़ी लेट लगी हैं, लेकिन अलहमदिल्ला सबकी जॉब लग गई थी। इसी तरह मैकेनिकल में मेरे साथ के ही दोस्त थे, तो उनकी काफी अच्छी जॉब लगी हैं। और जनरली जो है वो, अब मुझे जनरल ट्रेंड नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा वो जो है ना गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर में भी गए हैं। मैकेनिकल में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप अगर विद द FIP जो है वो अगर रिक्रूटर्स आ रहे हैं तो आप उनको सीरियसली जो है ना इंटरव्यू दें, सीरियसली जो है ना उनके जो भी टेस्ट होते हैं वो करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और जॉब, फर्स्ट जॉब जो है वो मिल ही जाती है। जब बंदा जॉब कर रहा होता है तो अमूमन मैंने मतलब जो इंजीनियर्स वगैरह जो पाकिस्तान में होते हैं, मैंने उनसे जितनी मेरी जान पहचान है, तो मैंने उनसे यही सुना है कि यार ये मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर टीचर बनना है तभी मास्टर्स करो। तो आपकी मोटिवेशन कैसे आई जर्मनी जाके जो है वो मास्टर्स करना? क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि क्यों मास्टर्स है। तो बेसिकली बैचलर जो है ना वो एक ओवरऑल ब्लेंड होता है। एक जैसे सिविल इंजीनियरिंग, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन है। कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर डिजाइन है, वाटर है, अर्थक्वेक है, ये बहुत सारे डिसिप्लिन है जिनका एक स्लाइड सा फ्लेवर दिया जाता है बैचलर में। मास्टर्स में जो है ना आप जब आते हो तो आप ये डिसाइड कर चुके होते हो कि आपने जो है ना किस डोमेन में, सिविल इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल की, किस डोमेन में। जैसे मैकेनिकल की बात करो तो मैं HVAC है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है डिजाइनिंग है, फिर जो है ना वो मेंटेनेंस आती है उसके अंदर। फिर तो इस तरह से जो है ना उसकी भी डिफरेंट डिसिप्लिन है। तो मैंने यहाँ पे, मेरा ये डिसीजन यहाँ पे वाटर साइंस का इसलिए था क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसी फील्ड नजर आई जिसमें मैं सिविल को, जो मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में, वो मैं इसमें दोनों को इंटीग्रेट कर सकता था। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक ऐसी प्रोफाइल मौजूद थी मेरे मास्टर्स प्रोग्राम में जिसमें जो है वो अ, मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक दोनों को यूटिलाइज कर सकता था, अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को भी
और जो है ना मेरी जो थोड़े बहुत डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स डेवलप हुए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको। तो इसलिए जो है ना मैंने मास्टर्स का ऑप्ट किया। बेसिकली मास्टर्स का जो डिसीजन है ना वो आपका स्पेशलाइजेशन का डिसीजन है। जब आपने एक फील्ड डिसाइड कर ली कि मैंने इस फील्ड में जो है ना स्पेशलाइजेशन करनी है और यही मेरी इन फ्यूचर जो है वो परस्यूट होगी, तो तब आप उस फील्ड में मास्टर्स ऑप्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली जर्मनी के अंदर भी कई सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, मतलब ये कार्ल्स रू इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मतलब आपने अप्लाई क्यों किया? यूनिवर्सिटीज किस तरह से ढूंढे, मतलब बेसिक सवाल ये है कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढे डिफरेंट कंट्रीज की। इसका सबसे आसान तरीका ये है, एक वेबसाइट है DAAD .de के नाम से। उसमें जितनी भी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज है ना उन सबके प्रोग्राम्स के पोर्टफोलियोज मौजूद है। ठीक है। उस सही। पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो आप मैकेनिकल का जो है ना वो फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिकल से ठीक है। रिलेटेड जितनी जो है ना जर्मनी की, और मास्टर्स का फिल्टर अप्लाई करेंगे वो आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है ना आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है कि मैंने किस किस फील्ड में जाना है, किस डोमेन में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है, कौन सा सिटी मेरे लिए बेहतर है। इस तरह से होता है। तो जो आपका स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस है ना प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ठीक अच्छी खासी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज मौजूद है जर्मनी में। तो बेसिकली आपको जो है वो ये डिसाइड करना होता है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में लेना है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको देख के कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम में कौन से बेनिफिट मुझे मिलेंगे या मेरी फ्यूचर जो गोल है उनके साथ अलाइन हो रही है वो चीज उसके साथ। उसके सबसे आसान तरीका ये है कि आप .de की वेबसाइट पे जाएं और उस पर फिल्टर लगाएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स, नो फीस, या फीस अगर पे कर सकते हैं तो फीस का लगाएं। और फिर जो है वो आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। उसमें से आप डिसाइड करें कि आपने जो है ना वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और फिर उसमें अप्लाई करें। फिर अप्लाई करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। एक ये होता है कि आपने जो है ना वो डायरेक्टली अप्लाई करना है टू द यूनिवर्सिटी, और एक जो है वो एक पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। वो मैं आगे अगर आप पूछेंगे तो बताता हूँ। ठीक है। तो मतलब जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास जो है वो आ गई, ठीक है। लेकिन अब ये है कि एक तो ये होता है ना कि टॉप की यूनिवर्सिटीज़, तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी चल रही हैं? हाँ, ये बताना भूल गया मैं मेरा KIT में आने का डिसीजन ये था कि करंटली जो है वो कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो जर्मनी की थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से। तो अच्छा। फर्स्ट इज TU म्यूनिख है, सेकंड इज RWTH आखन में, और थर्ड जो है वो कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो TU में M में मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे जो है वो थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा था, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग वो काफी ज्यादा होता है, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे KIT ज्यादा सुटेबल लगी। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे जो प्रोग्राम मिला है ना KIT में वो मेरे फ्यूचर गोल से अलाइन कर रहा था, तो इसलिए मैंने KIT में अप्लाई किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। इस KIT जो है वो जर्मनी की थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और बेसिकली ये सिस्टर यूनिवर्सिटी है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में, उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पे ये नाम है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे से ना, कि यूनिवर्सिटी के मतलब अप्लाई कैसे करें अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ को। इसमें दो तरीके होते हैं। मैं अब्रॉड का तो नहीं है लेकिन जर्मनी का बता सकता हूँ। जर्मनी में ये है कि दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका एक पोर्टल है यूनिएसएस के नाम से ना, उसके आप जो है उसके बाद यूनिवर्सिटीज हैं तो जर्मनी की उसके थ्रू अप्लाई करते हो। दूसरा तरीका ये है कि ना आप डायरेक्ट जो है ना यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हो या उनका जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी यूनिएसएस के थ्रू लेती हैं। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि TUM ले ली, RWTH आसन ले ली, या KIT ले ली, या और भी जो चीजें वो जो है वो यूनिसेस के थ्रू लेती हैं। मतलब कि आप पोर्टल पे अप्लाई करते हो, पोर्टल वाले जो है वो यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं और फिर वो जो है ना आपको जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर यूनिवर्सिटी आई गेस ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा है। तो अगर आप लेट सपोज यूनिवर्सिटी के थ्रू ना भी अप्लाई करते, क्योंकि उसके अंदर जो है ना 100 एंड समथिंग यूरोज की फीस होती है फर्स्ट एप्लीकेशन पे, और फिर सेकंड एप्लीकेशन पे वो कम होती जाती है इस तरह से ग्रेजुअली। तो अगर कोई इशू की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से आप वहाँ अप्लाई नहीं भी कर सकते, तो उसके अलावा डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे भी जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीज़ा वगैरह के हवाले से किस तरह जर्मनी का वीज़ा वगैरह मिलता है, चैलेंजेस क्या होते हैं और कितने मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब पहले जो इटली के हवाले से पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था 8 महीने लग जाते हैं, तो 8 महीने तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप 7 सेमेस्टर में होते हो ना,
और 8 सेमेस्टर है, तो 7th की ट्रांसक्रिप्ट पे आप जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज सही। आपको वेट नहीं करना है कि मेरा 8 सेमेस्टर खत्म हो गया, डिग्री खत्म हो गई, बैचलर खत्म हुआ तभी मैं अप्लाई करूँ, पहली बात ये। दूसरी अच्छा। बात ये कि जर्मनी का जो वीजा प्रोसेस है ना, वो इस तरह से है कि आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स, लेट सपोज आपने अप्लाई किया एडमिशन में और इंशाल्लाह आपका एडमिशन आया था, उसके बाद जो है ना वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो गैदर करने हैं। उसके बाद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है ना आप जो हमारा जो कराची काउंसलेट है उसके जो है ना वो, जो इस्लामाबाद काउंसलेट की जो वेबसाइट है ना उस पर जो है वो अवेलेबल है। तो आपने उस पर जाना है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट देखने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो जो है ना वो आपने जमा करा देना। अब रिसेंटली ये प्रोसेस हुआ है कि उसमें जो है ना आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। जब हमारे टाइम जब मैं यहाँ पे आया था जर्मनी, उसमें ये होता था कि आपने जो है ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक पार्सल में जो है ना वो ड्रॉप इन कर देने होते थे। एक लेटर बॉक्स टाइप जो है वो जर्मन काउंसलेट के बाहर बना होता है। अब जो है वो उन्होंने जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स कर दी है, तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मुश्किल होती है लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने में, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्लॉट होता है और काफी सारे जो है ना वो लोग जो है ना वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना वो थोड़ी सी लक चाहिए होता है। और अगर वो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो स्मूथ क्लियरिंग प्रोसेस है। अगर आपके पाकिस्तान हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो इन लाइन है, तो तकरीबन जो है वो आपका, आई वुड से, मेरा जो है वो मुझे याद पड़ता है कि 28-30 डेज में वीजा आ गया था। लेकिन अगर आप अभी भी अगर कंटिजेंसी रखे 2 से 3 महीने में अपॉइंटमेंट के बाद वीजा आया। बेसिकली इशू ये है कि अभी करेंटली जो है वो अपॉइंटमेंट्स का मतलब चल रहा है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है ना जब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किए तो वो बोगस लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, और वो जो है ना फिर वो अनफॉर्चुनेट बात है कि वो फिर जो है ना वो बिक रहे होते हैं वो अपॉइंटमेंट। तो वो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लेकिन ये रियलिटी इसी तरह से होता है। तो लेकिन ये है कि मैंने देखा है जो ग्रुप्स हैं उन पे ये भी देखा है कि ना जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी किसी ना किसी तरह से जो है ना वो, अगर वो कोशिश करते रहे तो अपॉइंटमेंट मिल जाता है। इस तरह से आपने जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करना है। और जो जर्मनी में सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो आता है ना वो ये है आपका ब्लॉक काउंट। अराउंड जो है ना वो 35-36 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। वो आपको जो है ना वो पे करना होता है, उसका ब्लॉक अकाउंट बनवाना होता है जर्मनी के एक बैंक में। उसमें होता ये है कि वो जो है पैसे जो है ना वो आपके पास ही रहते हैं। बस वो जर्मनी में आप ऐसा डिपॉजिट देते हो कि वो जो है ना आप यहाँ आके जो है ना सर्वाइव कर पाओगे। तो वो जर्मन गवर्नमेंट को नहीं आते, किसी एम्प्लॉय को नहीं आते, बस आपके पास ही रहते हैं। लेकिन वो जो है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, आपको वहां से यहाँ आने के लिए आपको जो है ना वो अमाउंट कुछ कुछ कंट्री में ऐसे शो करते हैं ना अमाउंट, यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर करना होता है। वो अमाउंट आपको जो है मंथली जो है ना वो 980 यूरो या 970 इस तरह से करके मिलता रहता है, ताकि जो है ना आप सरवाइव करते रहो यहाँ। बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट बिहाइंड उस सब के बिहाइंड जो है ना ये चीज़ है कि आप जो है ना यहाँ पे आके सरवाइव कर लो, आपको यहाँ सर्वाइवल में इशू ना हो। तो जनरली जो हर्डल आता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, वो यही आता है कि फाइनेंशियल जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो बैक ब्रेकिंग है, कि वो जो है ना 35-36 लाख रुपीज जमा कराने होते हैं। तो वो जो है ना चैलेंज है। बाकी ये है कि इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपको जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट डिटेल्स होती है, हेल्थ डिटेल्स होती हैं, हेल्थ एक वो बनता है इंश्योरेंस, वो भी बड़े आसानी से ट्रैवलिंग हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और टिकट, ये सब कुछ जो है ना आप वो काउंसलेट में जमा कराते हो। और उसके बाद जो है ना आपका वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो पॉजिटिव जो है ना रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपने इस तारीख को अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और फिर जैसे आप जर्मनी जाते हैं और कराची वापस आते हैं, तो मतलब आप कैसे अडेप्ट करते हैं दोनों सिचुएशंस में? adaptation, I would say the challenge in Germany, but could be overcome with some tenacity. तो मैं ये कहूँगा कि अडेप्टेशन थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, आपको आप बिफोर लैंडिंग इन जर्मनी आपको थोड़ा बहुत जो है ना जर्मन एथिक्स का, कल्चर का आइडिया हो। उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ना आप जो है ना वो एटलीस्ट A2 या फिर मिनिमम जो है ना A1 कोर्स जर्मन लैंग्वेज का करके आए। कई सारी कंट्रीज तो लैंग्वेज डिमांड करते हैं ना, जर्मन में लैंग्वेज जरूरी नहीं है क्या? अगर आप लेट सपोज आपका प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में है, इंग्लिश जनरली आउटलैंडर या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश में प्रोग्राम लेते हैं ना, तो उनके लिए जो है ना वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है A1 A2 करें। लेकिन मैं आपको मैं इसलिए बता इम्पोर्ट कर रहा हूँ ये चीज कि ना आपको
जब आप जर्मनी आ जाओगे ना, आपका प्रोग्राम तो इंग्लिश में होगा, लेकिन आपको डेली डे चोर्स करने के लिए जो है ना, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है आपको। तो और आपकी एडेप्टेशन में 50% एडेप्टेशन अगर आपकी आसान हो जाएगी अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। और उसके बाद जो है ना, वो थोड़ा बहुत होम सिकनेस होती है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आई वुड से कि लोग ओवरकम कर ही लेते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफी टाइम से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से और कराची से, तो एक अच्छी खासी कम्युनिटी हर तकरीबन सिटीज में डेवलप्ड है। आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे पीएसए ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके वो डिफरेंट सिटीज, हर सिटी में जिस सिटी में आप जाओगे वहाँ पे आपको तकरीबन मिलेगी वो, तो वहां से आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको एक बिल्कुल ही लोनलीनेस की फीलिंग आती है कि यार बिल्कुल ही वहां से अपने कल्चर से उठ के एक नए बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में आ रहे हो, उसको ओवरकम करना और उससे थोड़ा सा फाइट करना आसान हो जाता है। लेकिन ये है कि चैलेंजेस होंगे और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन आई वुड से इट वॉज फॉर मी, इट वॉज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज मेरा जो बड़े भाई है वो जर्मनी में होते थे, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया था इस हवाले से कि क्या करना है, किस तरह से करना है, तो उसके लिए जो है ना वो तो मेरे लिए आसानी हो गई। इसी तरह से अगर आपके कोई जानने वाले हैं या कोई आप अगर लेट सपोज कि आपका स्टुटगार्ट या कार्लसरूहे में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप जो है ना वो उनका ग्रुप सर्च करो फेसबुक पे, पीएसए कार्लसरूहे या पीएसए स्टुटगार्ट या पीएसए म्यूनिख, तो वहां पर वो ज्वाइन करो आप। तो वहां पे आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएगी और हेल्पफुल कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लोगों की जो कि फेलो जो पाकिस्तानी आते हैं उनकी किसी न किसी तरह से मदद करती है। तो इसकी वजह से जो है ना आपको इंटीग्रेशन में इतनी मुश्किल नहीं होती। और एक जो मैं समझ रहा हूँ आपकी होम सिकनेस वाली फीलिंग जो है ना, वो अल्टीमेटली जो है ना वेन ऑफ हो जाती है और आप जो है ना अपने डेली डे चैलेंजेस में या फिर लर्निंग में स्टार्ट लग जाते हैं। एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, तो आप दोनों में क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज हैं? जर्मनी के बता सकता हूँ, जर्मनी का पाकिस्तान का मैं कंपैरिजन नहीं बता रहा, लेकिन मैं जर्मनी की प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन वही अल्टीमेटली वही बात आती है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है सही। जो एक्चुअल प्रोग्रेस है। लेकिन ये है कि जर्मनी का जो एक एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो हाईली सपोर्टिव है, ठीक है। और जो है ना वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है बेसिकली। पाकिस्तान में ये है कि आपने जो है ना वो आपके हर सेमेस्टर 5 से 6 कोर्सेज होते हैं, आपने वो ऑप्ट करने, ठीक है, और वो आपने उनका एग्जाम देना है। इसमें यहाँ पे इस तरह से नहीं, यहाँ पे आप सेल्फ बेस पे अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली आप जो है वो ऑप्ट करो कोर्सेज। यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो जर्मन गवर्नमेंट की फंडिंग भी आती है प्रोजेक्ट के लिए और जो कंपनी है उनकी फंडिंग भी आती है। इसके बाद जो है प्रैक्टिकल वर्क है, और आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो है वो हर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो है सब सब इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनमें आप जॉब कर सकते हो। तो पढ़ाई सपोर्टिव जो है ना, एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इतना सपोर्टिव है कि हम लोग मतलब जनरली जो है यहाँ पे टीचर्स को जो है हम लोग पाकिस्तान में सर या मैम कहते थे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नाम लेते हैं कि एरविन या मिल्को या राल्फ, इस तरह से, क्योंकि एक वो बैरियर नहीं है। के बाद जो है वो अ, एक और चीज मैंने नोट की है कि यहाँ पर जो है ना वो इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है उनके अडेप्टेशन बहुत जल्दी है, मतलब कि जो इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा है उसको बहुत जल्दी जो है ना वो कोर्सेज में इंटीग्रेट करके जो है ना स्टूडेंट्स को इक्विप किया जाता है कि वो जो है ना इंडस्ट्री में जो है ना कम्पीट कर सके। उसके बाद ये है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं इंडस्ट्री से भी और जो है ना वो गवर्नमेंट फंडिंग से भी, तो उसमें ये है कि आपको पार्ट लेने का एज ए स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट पार्ट लेने का पार्ट ले सकते हो आप इसके अंदर, और फिर जो है वो अर्न भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ टीचर्स किस तरह का होता है? तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स मिला है। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेके जाओ, सिर्फ एकेडमिक की नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेके जाओ, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, गाइड करने की कोशिश करते हैं आपको। और अगर एकेडमिकली देखा जाए तो एकेडमिकली तो दे आर वेरी सपोर्टिव। आप क्लास में कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप उससे 2 दफा पूछो, 5 दफा पूछो, 10 दफा पूछो, जरूर बताएंगे। और जो है वो अगर आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा कंसल्टिंग आप लेना चाहते हो, तो आप उनको ईमेल करो, अपॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप चले जाओ वहाँ पे, और जो है ना वो आपको जरूर कंसल्ट करेंगे। तो इस हवाले से जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है मेरे साथ टीचर्स का। और जनरली जो है ना जो जर्मनी में ट्रेंड है, टीचिंग को एज अ प्रिविलेज प्रोफेशन माना जाता है और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो है ना वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये मैं एक बात याद दिला दूं कि इन जनरल जर्मनी में जो है ना वो थोड़ी सी टाइम की स्ट्रिक्टनेस है। लेट्स सपोज आपने 11 o'clock का बोला है, तो आपने जो है ना वो 10:55 10:50 पहुंच जाना है वहाँ पे।
ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो भी जर्मनी आना चाहता है तो वो काइंडली जो है ना इस चीज को अपने नेचर का हिस्सा बना ले। ये हमारे अंदर जो ट्रेंड होता है वो जनरली ये होता है कि थोड़ा अगर लेट भी चले जाए तो उतना इश्यू नहीं है, लेकिन जनरली जर्मनी में इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड किया जाता है क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंट अपना टाइम अपने टाइम की इम्पोर्टेंस का बहुत यहाँ पे जो है ना वो एक इशू है। तो आप जो है ना अगर लेट सपोज 11 का है तो आप 10:55 पे ऑन द स्पॉट होना चाहिए 5 मिनट पहले, और फिर जो है ना 11 पे आप नॉक कर दो। तो कभी भी जो है ना आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी चीज डिस्कस करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, हत्या कि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है जो कि वो पढ़ा नहीं रहे। जैसे अब मेरी एग्जाम्पल ले लो, अपने हमारे सर जो थे वो पढ़ा में हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग रहते हैं, लेकिन हम उनसे जो है ना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताते थे। और उसके बाद जो है वो उन्होंने एक बुक्स रिकमेंड की पढ़ने के लिए जो है ना फिजिक्स से रिलेट। तो ये चीज बताती है कि बड़ा ही पॉजिटिव और विलिंग एटीट्यूड है टीचर्स का कि बच्चे लर्न करें और सीखें और डेवलप करें। सीजीपीए वगैरह ही कट्स होते हैं क्या यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने के लिए? जनरली होते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि ये KIT है या RWTH है या फिर TUM है, उनमें होते हैं। लेकिन जो और यूनिवर्सिटीज है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज है, उनमें जनरली नहीं है। जो टॉप टियर है वो तो कंसिडर करती है, लेकिन उसके अलावा जो मिडिल टियर यूनिवर्सिटीज है जो कि काफी ज्यादा है, वो जो है वो जनरली आपकी जो है ना वो GPA को एक फैक्टर तो होता है, लेकिन सिर्फ ओनली फैक्टर नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह से बनाया है, आपकी CV किस तरह से डेवलप है, आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है उसकी बैकग्राउंड, आपके पास नॉलेज कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ भी मैटर करता है। तो GPA कुछ यूनिवर्सिटीज में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है, मतलब गिनती की यूनिवर्सिटीज है जिनमें मैटर करती है, जिनमें एक थ्रेशोल्ड है कि आपने इस GPA से नीचे हो तो आपने अप्लाई नहीं करना है। मुझे याद है कि TUM में शायद 3 से बिलो जो GPA वो अप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट जस्ट वन फॉर एग्जाम्पल के कुछ यूनिवर्सिटी, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज जो है ना वो GPA को कंसिडर करती है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी आई वुड से 90-95% जो है ना उनका GPA रहता है। असल थ्रेशोल्ड जो है ना उनकी आपकी जो रेलिवेंट चीजें होती हैं उसमें यह है कि आपकी बिल्कुल ही खराब GPA नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा है एवरेज एटलीस्ट तो हो 3 या अबव या फिर 2.7 2.8 इस तरह से, कि जो कि थोड़ी सी भी रिस्पेक्टेबल GPA। ये नहीं हो कि आपकी 2.1 GPA पे आप अप्लाई करें तो फिर वो कंपैरेटिवली चैलेंजिंग हो जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन में। सही। और स्कॉलरशिप्स के लिए भी सीजीपीए का इतना वो क्राइटेरिया नहीं होता? स्कॉलरशिप्स जनरली यहाँ पे स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स इतनी वो करते नहीं है। एक आती है डॉइचलैंड स्टिपेंडियम के नाम से स्कॉलरशिप, उस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि फीस इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे जो मैं यूनिवर्सिटी जिसमें स्टेट में पढ़ रहा हूँ उसमें फीस है, उसके अलावा पूरे जर्मनी 15 स्टेट्स में कोई फीस नहीं है। तो आपका जो है वो 6 मंथ्स का जो सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपकी तकरीबन 250 या 300 फीस जाती है। तो जनरली इतना मसला नहीं होता स्कॉलरशिप का, लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो वो आपकी GPA एक फैक्टर है जो कंसिडर होगी। सही। तो उसके लिए मतलब कितनी चाहिए होती है? उसके लिए जनरली जो है ना वो अराउंड आप 3.3 से लेके आप ये कह लो कि 3.2 या 3.3 से लेके जो है ना वो अबव जो GPA हमारी होती है 3.5 3.7। तो स्कॉलरशिप में बेसिकली स्टाइपेंड होती है कि आपको जो है ना वो एक ओवरऑल एक अमाउंट दी जाता है। लेट्स सपोज के 700 यूरोज है या 800 यूरोज है, वो मंथली आपको मिलता है, और उसमें जो है ना आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो भी है, रूम का है, उसके बाद जो है वो खाने का है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, और उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं जो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर थोड़ी बहुत करते हैं, अगर मतलब अगर आप करना चाहें तो उसके चार्जेस होते हैं। तो वो सब एक बंडल करके जो है ना एक अमाउंट दे देते हैं कि इतना अमाउंट पर मंथ आपको जो है ना वो डिपॉजिट हो जाए तरह से। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती है कनेक्शन वगैरह की, कि जर्मन के क्या मतलब कैसे सीन होता है, लोगों का रवैया किस तरह का होता है कनेक्शन बिल्ड करने में? दो चीजें, एक होता है प्रोफेशनल कनेक्शन और एक होता है थोड़ी पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल कनेक्शन का सबसे अच्छा सोर्स जो है आपके लिए हमारे लिए है वो है प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पर जनरली जो है ना वो इंडस्ट्री के थ्रू लिंक्ड होते हैं, तो वो जो है ना आपके सपोर्ट करते हैं आपको प्रोफेशनल कनेक्शन डेवलप करने में। मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक प्रोफेसर है, वो मेरे एक दोस्त है, उसके साथ जो है ना थीसिस कर रहे थे, तो वो बेसिकली मून पे जो है ना वाटर एनालिसिस पे काम कर रहा था। तो उसका जो है ना जो है वो लुक्समबर्ग में नासा का कोई वो होता है, वहां पे उनका कांटेक्ट आया, फिर वहां जाके मीटिंग करवाई उसकी। जो वहाँ का हेड था वो खुद गया, प्रोफेसर जो है ना स्टूडेंट को लेके, हालांकि वो प्रोफेसर जो है ना वो हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे लेट्स सपोज हमारे डिपार्टमेंट का चेयरमैन होता है ना, उस लेवल का प्रोफेसर है यहाँ का, लेकिन वो खुद गया अपने जो स्टूडेंट को लेके
एक मास्टर स्टूडेंट को लेके एक चेयरमैन गया खुद लुक्समबर्ग, उसके ट्रैवल का, उसके रहने का, उसका खाने का खुद सब खर्चा उठाया, और फिर जो है वो उसका जो वहाँ वो नासा का कोई इंस्टीट्यूट है या नासा की अपनी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस तरह से है, तो वहां पे जो है जाके उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स की, सब कुछ किया, और अब वो जो है ना वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नासा का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जो है ना वो पीएचडी स्टार्ट कर रहा है, तो इतना ज्यादा सही। हेल्पफुल। लेकिन ये सिर्फ प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पर्सनली देखा जाए ना तो जर्मनी जनरली जो है ना वो जर्मन जनरली जो है वो रिजर्व रहते हैं, तो ये उस तरह से है कि ये कम दोस्त बनाते हैं और अच्छे दोस्त बनाते हैं, एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी जो कि बहुत ज्यादा ओपन है कंपैरेटिवली, सबसे दोस्ती होगी और कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होगा, तो वो जो है ना बहुत इस मामले में बहुत ज्यादा पिकी होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करते हैं आपके साथ, या आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन डेवलप होती है जर्मन के साथ एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। लेकिन ये है कि अगर एक दफा डेवलप हो गई तो फिर वो लाइफ टाइम चलती है वो आपकी। अच्छा, मास्टर्स के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि यूजुअली लोग इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इंजीनियर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से मास्टर करने के बाद के? और कई सारे ऐसे भी हैं जो कि मास्टर्स किया हुआ भी है इन्होंने, तो आपका क्या मतलब मास्टर करने के बाद ही क्या प्लान है? वुड से कि ना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने मैकेनिकल करके अब मास्टर्स कर लिया माशाल्लाह, लेकिन उनको उतना बेनिफिशियल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मार्केट जो है ना इतनी ज्यादा रिस्पेक्टिव नहीं है मास्टर्स को लेके। आई वुड से इट इज मोर अबाउट कि आपने एक्सपीरियंस कितना है और स्किल्स कितना डेवलपमेंट। लेकिन जर्मन मार्केट से कंपैरेटिवली जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव है आपकी जो भी स्टडीज है। जनरली यहाँ पे ट्रेंड ये है कि बैचलर्स के बाद जो स्टूडेंट्स जो है वो मास्टर्स करते हैं। हमारे यहाँ जनरली ट्रेंड ये है कि बैचलर्स के बाद स्टूडेंट्स जो है वो जॉब करते हैं, उसके बाद कोई 2-3 साल बाद जो है मास्टर्स में एडमिशन लेके आहिस्ता आहिस्ता मास्टर्स खत्म करते हैं। लेकिन जर्मनी में ट्रेंड जो है वो जनरली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है बैचलर्स करते हैं, बैचलर खत्म होने लगता है तो फिर वो मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं और फिर मास्टर्स करते हैं और फिर जो है ना वो प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाते हैं। इसके अंदर वो विद इन बैचलर्स और मास्टर्स जो है ना वो वर्किंग स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जॉब जो है ना वो जनरली ये जब मास्टर्स के बाद स्टार्ट करते हैं, तो उसको इसीलिए जो है मास्टर्स की डिग्री को यहाँ पे बहुत ज्यादा रिगार्डेड किया जाता है। पाकिस्तान में जनरली इसका ऑपोजिट ट्रेंड है, इस वजह से जो है ना इतनी जो है ना वो एस्टीम्ड नहीं है कि आप मास्टर्स करें। ऑल्दो मैं आई वुड से कि पाकिस्तान में भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना है तो जर्मनी में मास्टर्स करने की आई वुड से इज फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन। एंड आपको फिर क्योंकि इनिशियली आप पाकिस्तान में अगर आप मास्टर्स नहीं करो तो आप बैचलर्स के थ्रू जो है वो इंडस्ट्री में जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकते हो। लेकिन जर्मनी में तो आप मास्टर्स करोगे जब भी तो आपको जो है ना वो जर्मन डिग्री होगी आपके पास, तभी तो उसका जो है ना सीवी पे एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू कि आपने पाकिस्तान में बैचलर्स किया है और आप यहाँ पे आके जॉब कर रहे हो, तो वो एक हेल्पफुल होती है। दूसरी बात आपने पूछी थी मेरा पर्सनली, तो मेरा अल्टीमेटली गोल यही है कि इंशाल्लाह मास्टर्स खत्म करके फिर जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जर्मनी में मूव किया जाए और प्रोफेशनल जॉब की तरफ मूव किया जाए। ऑब्वियसली डिफरेंस है पाकिस्तान का और जर्मनी का, तो कोई ऐसा मतलब वाकया वगैरह हो जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मेमोरेबल हो, भले ही वो पाकिस्तान को भले ही जर्मनी को? फर्स्ट टाइम मैं शॉक हो गया था यहाँ पे जर्मनी में जब मैंने देखा था कि प्रोफेसर जो है ना या टीचर्स जो है वो यहाँ पर बेयर फुटेड भी यूनिवर्सिटी आते हैं। बेयर फुटेड जो है वो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और वो बाकायदा उन्होंने लेक्चर लिया, सब कुछ लिया। यहाँ पर एक जनरली एक ट्रेंड है कि मतलब कि लो लिविंग में ना तो वो बेयर फुटेड जो है वो मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर मतलब उतनी सफाई है कि अफोर्ड किया जा सकता है कि आप जो है वो बेयर फुटेड। और ये सिर्फ मैं आपको मतलब यूनिवर्सिटी कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा, मैंने जनरली भी लोगों को देखा है कि बेयर फुटेड जो है ना वो साइड वॉक्स पे और उन पे वॉक कर रहे हैं इस तरह से। तो उसमें वो एक मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू चीज थी जो मैंने कभी पहले ऑब्जर्व नहीं की थी। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वगैरह को, और जो भी आप बात करना चाह रहे हो कनेक्शन वगैरह के हवाले से, किस तरह से आपसे बात की जा सकती है? मेरा तो ये मशवरा होगा तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं कि आप जो है ना वो हिजरत करें, मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। जर्मनी इसके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप इन द लॉन्ग रन प्रोफेशनल जॉब अच्छी परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें। आई नो कि इनिशियली आपको थोड़ा जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन
आप जो है ना वो विद इन अ ईयर, हाफ 1.5 ईयर, आप जो है ना वो जो अपनी कॉस्ट है उसको रिफंड कर सकते हो, और उसके बाद जो है ना आपकी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिकली इट मेक्स सेंस, आई वुड से, इन कंपैरिजन टू यूके इट विल मेक मोर सेंस। लेकिन अपने चैलेंजेस भी हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर है, उसके बाद कल्चर थोड़ा एक डिफिकल्टी होती है। तो लेकिन फिर भी मैं इंकरेज करूंगा कि हर स्टूडेंट को कि वो जरूर जो है ना वो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे, और अगर एडमिशन होता है तो जरूर जर्मनी आए। और वो एक नया लर्निंग कर्व होगा उनके लिए जिंदगी में, जो आपको पाकिस्तान में रह के आई वुड से इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट। लेकिन और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आई वुड से कि मैं अपने जो ईमेल है वो शेयर कर देता हूँ जो इंटरव्यूअर है उनके साथ। फिर आप ईमेल पर अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहें, या फिर जो है वो मेरा लिंक्डइन है मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी के नाम से, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब्दुल्ला रहीम के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ वैसे इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड के नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप है। डॉइचलैंड बेसिकली जर्मन, जर्मन लैंड, डॉइच कहते हैं जर्मन, और लैंड जो है ना वो लैंड। डॉइच पाकिस्तानी से डॉइचलैंड का मतलब है पाकिस्तानी से जर्मन, तो उसके नाम से एक सही। ग्रुप है, तो वो ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे तमाम जो है ना वो रिक्विजिट्स जो है ना वो जितने भी जो भी चीजें क्वेश्चंस हैं, उन जितने भी क्वेश्चन एक एप्लीकेंट के, न्यू एप्लीकेंट के या स्टूडेंट के हो सकते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। लोगों ने वहाँ पे जवाब दिए हैं, बस थोड़ी सी एफर्ट चाहिए कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करें। उसके बाद जो है ना वो जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं वो लोगों के पढ़ें, और उसके साथ जो है ना उसका फोल्डर है जिसमें जो है ना उन्होंने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और लिस्ट है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जर्मनी, सीएस की कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर की कौन सी हैं, आईटी कौन सी है, मैकेनिकल की कौन सी है, इलेक्ट्रिकल की कौन सी है, कंप्यूटर साइंस की कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी है, वो पूरी लिस्ट दी हुई है। उसमें बहुत सारी क्या क्या सामान जो है वो आप जर्मनी लाना चाहिए आपको फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये भी दिया हुआ है ऑफिस फाइल्स में। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं रिस्पेक्टिव फील्ड की, सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, कंप्यूटर साइंस की, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है उनमें, वो भी देख सकते हैं आप। तो वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन, और इस ग्रुप में ये है कि आप पोस्ट कर सकते हैं तो लोग आपको गाइड भी कर देते हैं। तो उसमें काफी ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो पुराने क्वेश्चन है उनको उनको गो थ्रू करें, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें मुश्किल ये है कि ऐसा कोई सवाल ना हो जिसके जो आपको ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, जो आपका सवाल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, तो उसका जवाब आपको उस पर मिल ही जाएगा। तो वो ग्रुप ज्वाइन करें, उसके बाद जो है ना वो उस पर गाइडेंस लेके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह आप मूव कर जाएंगे जर्मनी और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ। सही सही। चलिए अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पिछली दफ़ा मेरी वजह से थोड़ा मसला हो गया था, क्योंकि